मलेशिया एयरलाइंस की फ्लाइट 370, जिसे MH370 के नाम से भी जाना जाता है, विमानन इतिहास के सबसे बड़े रहस्यों में से एक है। यह विमान 8 मार्च 2014 को कुआलालंपुर से बीजिंग के लिए उड़ान भर रहा था। विमान एक बोइंग 777-200ER था, जो उस समय के सबसे उन्नत विमानों में से एक था। विमान में 239 लोग सवार थे, जिनमें यात्री और चालक दल के सदस्य शामिल थे। विमान का नेतृत्व कैप्टन झारी अहमद शाह कर रहे थे, जो एक अनुभवी पायलट थे और उन्हें 18,000 घंटे से ज्यादा उड़ान का अनुभव था। उनके साथ सह पायलट के रूप में प्रथम अधिकारी फारिक अब्दुल हमीद थे, जिन्हें 2763 घंटे का उड़ान अनुभव था। उड़ान भरने के 1 घंटे से भी कम समय के भीतर विमान का संपर्क टूट गया। विमान के लापता होने की इस घटना ने विमानन इतिहास की सबसे बड़ी और सबसे जटिल खोजी अभियानों में से एक की शुरुआत की। MH370 से आखिरी बार स्थानीय समयानुसार सुबह 1:19 बजे संपर्क हुआ था। प्रथम अधिकारी फारिक अब्दुल हमीद ने मलेशियाई एयर ट्रैफिक कंट्रोल से बात करते हुए कहा, शुभ रात्रि मलेशियाई 370। इसके कुछ देर बाद ही विमान का ट्रांसपोंडर बंद कर दिया गया था। आखिरी बार विमान को सैन्य रडार पर सुबह 2:22 बजे देखा गया था, जो अंडमान सागर में फुकेत आइलैंड के उत्तर पश्चिम में था। इसके बाद विमान रडार स्क्रीन से गायब हो गया। बाद में सैटेलाइट के आंकड़ों से पता चला कि एयर ट्रैफिक कंट्रोल से संपर्क टूटने के बाद भी विमान कई घंटों तक उड़ान भरता रहा। MH370 के लापता होने की घटना ने कई अटकलों और सिद्धांतों को जन्म दिया। एक और सिद्धांत अपहरण का है, जहां कुछ लोगों ने विमान को अपने कब्जे में ले लिया था। विमान की दिशा में अचानक बदलाव और संचार प्रणाली के बंद होने के कारण इस सिद्धांत को बल मिला। क्या पायलट का इसमें हाथ था? यह एक और सिद्धांत है जिस पर काफी चर्चा हुई है। कुछ जांचकर्ताओं का मानना है कि कैप्टन झारी अहमद शाह ने जानबूझकर विमान की दिशा बदली थी। वे उनके घर पर मिले एक उड़ान सिम्युलेटर की ओर इशारा करते हैं, जिसमें विमान के अंतिम मार्ग से मिलता जुलता एक रास्ता दर्ज था। एक कम प्रचलित सिद्धांत यह है कि विमान को मार गिराया गया था, लेकिन इस सिद्धांत का समर्थन करने के लिए कोई सबूत नहीं है। बिना किसी सबूत के ये सिद्धांत अटकलें ही बने रहेंगे। MH370 की खोज विमानन इतिहास के सबसे व्यापक और महंगे खोजी अभियानों में से एक रही है। शुरुआत में दक्षिण चीन सागर में खोजबीन की गई, जहां आखिरी बार विमान को देखा गया था। हालांकि जैसे जैसे ज्यादा जानकारी मिलती गई, खोज का दायरा बढ़ाकर हिंद महासागर तक कर दिया गया। ऑस्ट्रेलियाई ट्रांसपोर्ट सेफ्टी ब्यूरो या ATSB ने कई देशों के सहयोग से खोज का नेतृत्व किया। खोज को कई चरणों में बांटा गया, जिसमें जहाजों और विमानों का इस्तेमाल करके सतह पर खोजबीन और सोनार तकनीक का इस्तेमाल करके पानी के भीतर खोजबीन शामिल थी। सरकारी अधिकारी बड़े पैमाने पर कोशिशों के बावजूद शुरुआती खोजबीन में कोई महत्वपूर्ण मलबा नहीं मिला। जुलाई 2012 में मेडागास्कर के पूर्व में स्थित रियूनियन आइलैंड पर एक मलबा मिला था। इस मलबे की पहचान एक बोइंग 770 फ्लैपरॉन के रूप में हुई थी और इसकी पुष्टि MH370 के हिस्से के रूप में हुई थी। इस खोज से ज्यादा जानकारी मिलने की उम्मीद जगी थी। खोजी दलों को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा, जिनमें उबड़-खाबड़ समुद्र, गहरे समुद्र की खाइयां और कम दृश्यता शामिल थी। इन चुनौतियों के बावजूद जवाब की तलाश में खोजी दल दृढ़ रहे। MH370 की खोज कई चुनौतियों से भरी हुई थी। सबसे बड़ी बाधाओं में से एक थी विशाल और दुर्गम खोज क्षेत्र। हिंद महासागर अपने गहरे पानी और अप्रत्याशित मौसम के लिए जाना जाता है। एक और चुनौती थी सटीक जानकारी की कमी। विमान के शुरुआती तौर पर लापता होने के कारण जांचकर्ताओं के पास काम करने के लिए बहुत कम जानकारी थी। कोई भी आपातकालीन सिग्नल या स्पष्ट दुर्घटना स्थल नहीं होने के कारण खोजी अभियान जटिल हो गया था। तकनीकी बाधाओं ने भी भूमिका निभाई। हालांकि उन्नत सोनार उपकरणों का इस्तेमाल किया गया था, लेकिन समुद्र की गहराई और समुद्र तल के कारण स्पष्ट तस्वीरें प्राप्त करना मुश्किल था। इन चुनौतियों के बावजूद विमान में सवार लोगों के परिवारों के लिए जवाब खोजने हेतु खोज जारी रही। MH370 के लापता होने की घटना का यात्रियों और चालक दल के सदस्यों के परिवारों और प्रियजनों पर गहरा प्रभाव पड़ा। अनिश्चितता और कोई स्पष्ट जवाब नहीं मिलने से वे बुरी तरह से टूट गए थे। मानसिक और भावनात्मक रूप से वे बिखर गए थे।
परिवारों ने दुख, पीड़ा और समाधान की उम्मीद के साथ संघर्ष किया। परिवारों का समर्थन करने के लिए सहायता समूह और संगठन बनाए गए। ये समूह अनुभव साझा करने और एक दूसरे का समर्थन करने के लिए एक मंच प्रदान करते हैं। परिवार के सदस्यों को उनके नुकसान से उबरने में मदद करने के लिए परामर्श सेवाएं भी उपलब्ध कराई गई हैं। MH370 के लापता होने की घटना ने समाज और प्रभावित देशों पर प्रभाव डाला, जिससे विमानन उद्योग की नाजुकता उजागर हुई। 2024 तक MH370 के लापता होने की जांच जारी है। हालांकि जांच में कुछ जानकारियां सामने आई हैं, लेकिन विमान का मुख्य मलबा और ब्लैक बॉक्स अभी तक नहीं मिला है। 2018 में मलेशियाई सरकार ने जांच पर एक विस्तृत रिपोर्ट जारी की। रिपोर्ट में निष्कर्ष निकाला गया कि मलबे को बरामद किए बिना लापता होने का सही कारण निर्धारित करना संभव नहीं है। 2021 में गहरे समुद्र की खोज में विशेषज्ञता वाली एक निजी कंपनी ओशन इन्फिनिटी ने नए सिरे से खोज शुरू की। कंपनी ने हिंद महासागर के उन क्षेत्रों की स्कैनिंग के लिए उन्नत तकनीक और स्वायत्त पानी के नीचे के वाहनों का इस्तेमाल किया, जहां पहले खोजबीन नहीं की गई थी। हालांकि खोजबीन से कोई नई जानकारी नहीं मिली, लेकिन इसने रहस्य को सुलझाने की अपनी प्रतिबद्धता को दर्शाया। हाल के प्रयासों में खोज के तरीकों को बेहतर बनाने और नई तकनीकों का इस्तेमाल करने पर ध्यान केंद्रित किया गया है। मलेशिया एयरलाइंस की फ्लाइट 370 का लापता होना विमानन इतिहास के सबसे पेचीदा रहस्यों में से एक बना हुआ है। बड़े पैमाने पर खोजबीन और अनगिनत सिद्धांतों के बावजूद विमान और उसमें सवार लोगों का क्या हुआ, यह अभी भी अज्ञात है। ठोस सबूतों की कमी के कारण रहस्य बना हुआ है, जिससे अटकलें और बहस जारी है। विमान में सवार लोगों के परिवारों पर इसका प्रभाव गहरा रहा है, क्योंकि कई लोग अभी भी जवाब और बंद होने की उम्मीद कर रहे हैं। खोजी प्रयास हालांकि व्यापक रहे हैं, लेकिन कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा है, जो गहरे समुद्र की खोज और अंतर्राष्ट्रीय समन्वय की जटिलताओं पर प्रकाश डालते हैं। MH370 की कहानी विमानन से जुड़ी अनिश्चितताओं और जोखिमों की याद दिलाती है। जब तक खोज जारी है, दुनिया इस दुखद घटना से प्रभावित परिवारों के लिए जवाब और बंद होने की उम्मीद करती है।